ओके, ठीक है। सो फ्रॉम टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टर्म टू फर्स्ट चैप्टर। टर्म टू का जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ग्रेविटेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कुछ ऐसे इंसिडेंट डिस्कस करते हैं जहां पर कि ग्रेविटेशन का यूज है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई बॉल है, इस तरह से आपने कोई बॉल ली, ठीक है, और उस बॉल को सरफेस से किसी हाइट पर रखा हुआ है आपने उस बॉल को। ठीक है, अगर आप इस बॉल को रिलीज करते हो, इफ यू रिलीज दिस बॉल, देन दिस बॉल विल गो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये बॉल कहां पर जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, है कि नहीं? दिस बॉल विल गो इनटू अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कैसे? आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेट होती है, मान लो ये जो बॉडी है, इस बॉडी का मास अपन कर देते हैं m। ठीक है, बॉडी का मास क्या है? m है। अब आप जानते हैं कि बॉडी डाउनवर्ड, ये जो बॉल है अपनी, ये बॉल कैसे जा रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसकी जाएगी, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होती है, जिसको कि आप प्लस जी लेते हो। ये हमने स्टडी करा था जब हमने स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन स्टडी किया है, तो हमने ये केस भी स्टडी किया था। ठीक है, तो मैं उसी केस को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि ये बॉल है, इस बॉल को अपन किसी हाइट से, सरफेस से किसी हाइट पे हम इसको रिलीज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप रिलीज करोगे तो ये बॉल कैसे आएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये बॉल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। ये बॉल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। अब आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन, अगर m मास की बॉडी है और a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या जानते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जानते हो ना आप, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस बॉल पर कौन फोर्स लगा रहा है? यानी अगर ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तभी ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो कोई ना कौन इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है? इसमें कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है? क्या लगता है आपको, कौन है जो इस पे फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? बोलो। हाँ, ये क्या हो गई? ये अर्थ हो गई अपने पास, अर्थ सरफेस लिए ना आपने, है ना? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये अर्थ। अभी हम मैं आपसे बस ये सुनना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि जो अर्थ सरफेस है, ये जो अर्थ है, ये अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन। अर्थ क्या कर रही है? इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अर्थ जो है इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है। नहीं कह सकते? अर्थ जो है इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये क्या अट्रैक्टिव फोर्स है? दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइंग बाय द अर्थ, बाय द अर्थ ऑन अ बॉल। यानी बॉल के ऊपर जो अर्थ है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब ये हुआ कि इसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, और उसी के कारण जो डेट, बिकॉज ऑफ डेट फोर्स, ये बॉल जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो ये जो हमने एक इंसिडेंट डिस्कस करा है, इस इंसिडेंट से हमें क्या पता लगता है? हमें, अच्छा बॉल ही नहीं, आप एक कॉइन ले लो, कॉइन को किसी हाइट पे रखकर रिलीज करो, तो वो कॉइन भी कहाँ चला जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, है क्या नहीं? वो कॉइन भी कहाँ फॉल फॉल कहाँ पर होगा? वो कॉइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फॉल होगा। तो ये कुछ इंसिडेंट्स हैं, और यू कैन सी द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स अराउंड यू। और इससे आप ये कह सकते हो कि अर्थ जो होती है, अर्थ जो है अपनी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब होता है जहां तक ऐसी फील्ड होती है जहां तक कि उसका ग्रेविटेशन का फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस इंसिडेंट से कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ क्या लगाती है? एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसी को अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसको बोला जाता है ग्रेविटी। ठीक है, हम यहाँ, मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द ग्रेविटी? So what is the gravity? Gravity, it is a it is an attraction force. ठीक है, it is an attraction force apply by the earth, apply by the earth on each object. ठीक है,
अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट पर, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ये बॉल का भी एग्जांपल लिया, कॉइन का एग्जांपल ले लो, तो अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करती है। वो जो ये जो चीज है, ये जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, डेट अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। बोलो समझ में आया? उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट थिंग हो गई, ये तो ग्रेविटी वाली बात हो गई। अब सेकंड में टर्म बता रहा हूँ, ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? तो अर्थ अगर फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट्स पर, तो ये जो वो फोर्स है उसको अपन बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि भाई ईच ऑब्जेक्ट अप्लाइज, ठीक है, ईच ऑब्जेक्ट अप्लाइज अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, that attraction force is called, that attraction force, that attraction force is called, that attraction force is called ग्रेविटेशन। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको क्या बोला जाता है भाई, ग्रेविटेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे अपने आसपास देखो, आपके आसपास टेबल्स रखे होंगे, स्टूल रखे होंगे। जैसे ये एक स्टूल बनाया मैंने, ठीक है, ये स्टूल बना लिया एक, ये स्टूल है। ठीक है, और इस स्टूल के पास एक टेबल है, ये टेबल बना दी हमने। ठीक है, ये टेबल बना दी मान लो। ठीक है, ये टेबल बनाई। तो ये जो स्टूल है, that stool will apply the attraction force on a table and table will also apply the attraction force on a stool। ये जो स्टूल है ये टेबल पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसी तरह से ये जो टेबल है ये इस स्टूल पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगी, और ये जो फोर्स होगा इसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या सिंपली यू कैन से ग्रेविटेशन। तो अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं तो उसको तो हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। और अगर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगाती है, अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर जब अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलेंगे उसको, ग्रेविटी। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ, यस और नो? ठीक है, यस और नो करो, समझ में आया? ठीक है, अर्थ अगर ऑब्जेक्ट्स पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है तो इस चीज को बोला जाता है ग्रेविटी। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके आसपास, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको कि हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, डेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, ये समझ में आया आपको? थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं अपने, जो कि मेन पॉइंट है इसका, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम जो स्टडी करने वाले हैं, that is called Newton's law of gravitation। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि मेन टॉपिक है इसका चैप्टर का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब हम देखते हैं भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि भाई लेट्स टेक द टू बॉडीज, हम दो बॉडीज लेते हैं। ये फर्स्ट बॉडी ले ली ए, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बॉडी एंड दैट बॉडी इज ए। लेट्स टेक अनदर बॉडी एंड दिस बॉडी इज बी। ठीक है, सो हमने क्या करा, इन अ यूनिवर्स वी टेक टू बॉडीज, अ बॉडी ए एंड बॉडी बी। पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी हमने दो बॉडीज ले ली, एक बॉडी ए हो गई, दूसरी बॉडी क्या हो गई, बी हो गई। ठीक है, अब ये ए और बी जो बॉडीज हैं इसको अपन मार्क करते हैं, दिस वन इज बॉडी ए एंड दिस वन इज बॉडी बी, है ना। इनका जो ध्यान देना आप यहाँ पर पॉइंट पे, कि इनकी जो सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस है, इसका सेंटर इसका सेंटर, तो सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। ठीक है, सो आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द, हाँ प्रीवियस पेज पे जा रहे हैं, 1 सेकंड में डायग्राम पूरा कर दूं। ठीक है, चलो देख लो आप पहले, ये रहा। ठीक है, when the earth apply the attraction force on a body, then that is called gravity, and when the objects are applying the gravitation attraction force on each other, that is called gravitation। okay, done, chale। so now we are discussing the Newton's law of gravitation। what is the Newton's law of gravitation? तो अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखो, प्रीवियस स्लाइड पे हमने क्या कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाई द अट्रैक्शन फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया, दो बॉडीज ले ली ए एंड बी, टू बॉडीज हो गई ए एंड बी।
और ए वाली जो बॉडी है उसका मास हो गया m1, ए वाली जो बॉडी है उसका मास हमने क्या लिया m1, बी वाली जो बॉडी है उसका मास हमने ले लिया m2। ठीक है, और दोनों जो बॉडीज हैं, इन दोनों बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस ली जाती है, ध्यान रखना। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज r। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ईच बॉडी, ठीक है, ईच बॉडी अप्लाइंग द अट्रैक्शन फोर्स ऑन अनदर बॉडी। ठीक है, तो थोड़ा इसको कन्वीनियंट कर लेते हैं, इसको बॉडी वन कर देता हूँ, इसको बॉडी टू कर देता हूँ। जैसे ये हो गई आपकी बॉडी वन और ये हो गई बॉडी टू। तो न्यूटन ने कहा भाई कि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या करती है, अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है। अट्रैक्शन फोर्स मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। क्या होता है, अपनी तरफ खींचना। तो ये जो बॉडी वन है, ये वन वाली जो बॉडी है, ये टू वाली को अपनी तरफ खींचेगी कुछ इस तरीके से। यही आएगा डायग्राम, देखो आप। और इसको हम क्या करते हैं, F21। इसको क्या लिख दिया हमने, F21। F21 का मतलब क्या है, व्हाट इज F21? F21 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई बाय बॉडी वन, बॉडी वन ऑन बॉडी टू। ठीक है, बॉडी वन ने बॉडी टू पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगाया है उसको आपने किससे डिनोट कर दिया, F12 से। इसी तरह से बॉडी टू जो है वो वन को, वन पे फोर्स लगाएगी अट्रैक्शन का फोर्स कुछ इस तरह से। और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, F21। F21 हो गया, इसको हम डिनोट कर देते हैं F12 से। ठीक है, किससे डिनोट कर देते हैं, F12 से। तो F12 का मीनिंग क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर इफ आई राइट F12, सो व्हाट इज द F12? इट इज द अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई बाय, अप्लाई बाय, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई बाय बॉडी टू, ठीक है, बॉडी टू ऑन बॉडी वन। बॉडी टू ने जो बॉडी वन पे फोर्स लगाया उसको लिख दिया F12। इतनी बात समझ में आ रही है? सो वी टेक टू बॉडीज, द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज m1, द मास ऑफ सेकंड बॉडी इज m2, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज r। then according to Newton's law of gravitation, what will happen, the each body will apply the attraction force on another body। पहली वाली बॉडी दूसरी पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, उसको हमने लिख दिया F21। ठीक है, और दूसरी वाली बॉडी पहले वाले बॉडी पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, उसको लिख दिया आपने F12। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर दैट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12। यानी ये जो फोर्स लग रहा है ना, जो बॉडी वन जो लगा रही है टू पर और टू जो लगा रही है वन पर, इनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो उसको हम मान लेते हैं F। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखो दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उसको हमने ले लिया F, पहला पॉइंट। दूसरा, अच्छा फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिख देते हैं हम कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस, ऑफ बोथ द फोर्सेस इज इक्वल। मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों ही फोर्सेस का वो क्या होगा, इक्वल होगा। सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखनी है, आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को। ये बताओ जो डायरेक्शन है F12 की और F21 की, डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है, अपोजिट है? बताओ डायरेक्शन क्या है इसमें, डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस, बोथ द फोर्सेस, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस इज अपोजिट, इज अपोजिट टू ईच अदर। यानी जो डायरेक्शन आपको क्लियरली डायग्राम में शो हो रहा होगा, जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि भाई F12, F12 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, माइनस के F21। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट समझ में आए नहीं आए, ये बताओ आप। ठीक है, पॉइंट समझ में नहीं आए या कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताओ, फिर अपन न्यूटन लॉ भी करेंगे। बोलो समझ में आ गया तो एक बार यस कर दो। बोलो नैतिक, देवेंद्र, बोलो बेटा। Yes, sir. समझ में आई बात?
कुछ भी पूछ, ये मत सोचो ऑनलाइन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है। आप कुछ भी क्वेश्चन अपना पुटअप कर सकते हो, बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो, कोई जल्दी नहीं है, समझाएंगे आपको पूरा। ठीक है ना, और अच्छे से समझना है। हमने पहली बात पहले ये डेमोन्स्ट्रेट करके देखा कि भाई जो बॉडीज होती है, अर्थ जो है हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अर्थ जो है बॉडी को अपनी तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, इस चीज को हम बोलेंगे ग्रेविटी। और कोई भी जो भी बॉडी रखी हुई है आपके आसपास, हर एक बॉडी क्या होती है, दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, अट्रैक्शन का फोर्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। क्या बोलेंगे उसको, ग्रेविटेशन। अभी हम यहाँ पर क्या डिस्कस करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस करने के लिए हमने क्या करा, दो बॉडीज ले ली। पहली वाली जो बॉडी है उसका मास m1 है, दूसरी वाली जो बॉडी है उसका मास m2 है। दोनों की बॉडीज के बीच की डिस्टेंस क्या है, r। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच की जो आप डिस्टेंस लोगे, डिस्टेंस आप सेंटर से सेंटर तक की ही लेना। ठीक है, अब क्या होता है, न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग हर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है। तो पहली वाली बॉडी दूसरे पे लगाएगी अट्रैक्शन का फोर्स, तो उसको कैसे बताया अपन ने, F21। F21 का मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई बाय बॉडी वन ऑन बॉडी टू। ऐसे ही F12 क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई बाय बॉडी टू ऑन बॉडी वन। ठीक है, अब ये जो फोर्सेस लग रहे हैं F12 और F21, इनके मैग्नीट्यूड तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस इज इक्वल। मैग्नीट्यूड जो होंगे दोनों फोर्सेस के, क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये तो जो F12 लग रहा है वो कैसे लग रहा है, लेफ्ट टू राइट लग रहा है कि नहीं। और ये जो F21 है वो कैसा लग रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया कि डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस इज अपोजिट टू ईच अदर, सो यू कैन राइट F12 इज इक्वल टू माइनस F21। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले स्टेटमेंट देख लो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, द अट्रैक्शन फोर्स, द, अरे सर वो गलती से मुझसे वो लाइन बन गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम है ना, मैं सब कर दूंगा। आप तो बस ये यहाँ ध्यान रखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप देखो द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग, एक्टिंग बिटवीन, ठीक है, एक्टिंग बिटवीन, एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इन अ यूनिवर्स, ठीक है, इन अ यूनिवर्स इज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी उनके मासेस जो है उनके प्रोडक्ट के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, एंड 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 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। ठीक है, डिस्टेंसेस। समझ में आ रही है बात, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इन अ यूनिवर्स। ये जो दो है, दो बॉडीज ले लिया आपने यूनिवर्स में, ठीक है। सो द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इन अ यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस क्या है, m1 एंड m2, तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे m1 इंटू m2। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। ठीक है,
समझ में आई बात? ये तो हो गया आपका न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट। अब इससे हम बनाते हैं इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम क्या बना रहे हैं अब, इक्वेशन बनाते हैं। देखो इक्वेशन क्या बनेगी। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो दो बॉडीज हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उस अट्रैक्शन फोर्स को किससे डिनोट करोगे आप? या तो F21 से डिनोट कर दो या F12 से डिनोट कर दो, पर मैग्नीट्यूड में तो ये दोनों सेम ही है। तो बिकॉज मैग्नीट्यूड में ये दोनों सेम है तो हम क्या ले लेते हैं इसमें, F ले लेते हैं, क्योंकि F21 और F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही है। तो सेम ही है तो अपन फोर्स कितना ले लेते हैं, F। समझ में आ रही है बात? फोर्स हम कितना ले लेते हैं, F। तो लॉ हमारा क्या कहता है कि द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज इन अ यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो उनके मासेस क्या थे बेटा, M1 M2 थे। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस क्या कर दिया, M1 इंटू M2 कर दिया। और क्या बोला उन्होंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। पीछे आ जाते हैं एक बार और देख लो अच्छे से आप, ठीक है। जो स्टेटमेंट था स्टेटमेंट देख लो अच्छे से। द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इन अ यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस तो F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 कर दिया। और पीछे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, r थी। तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आया यहां तक समझ में? ठीक है। अब इनको अपन कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन जब आप करोगे तो आ जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय r²। यहां तक आया समझ में आपको? F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, M1 M2 डिवाइड बाय r²। अब ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हटा देंगे अपन। तो प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं कैपिटल G। ठीक है, तो ये कैपिटल G आ जाएगा, देन M1 M2 एंड डिवाइड बाय r²। तो ये आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन मिलेगी आपको। और इसको हम करते हैं इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन क्या हुई अब? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन हो गई F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन r², वेयर M1 इज व्हाट, M1 इज अ मास ऑफ अ बॉडी 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिस्ट करें तो M1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, M1 इज इक्वल टू होगा मास ऑफ बॉडी 1। फर्स्ट वाली जो बॉडी है उसका मास है। ऐसे ही अपन लिखे M2, M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ बॉडी 2। जो सेकंड बॉडी है उसका मास, मास ऑफ बॉडी 2। R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बॉडीज। जो दो बॉडीज हैं उनके बीच के सेंटर से डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ठीक है। अब यहाँ पर एक आ रहा है जी। जी को क्या बोलते हैं, तो जी क्या है, जी एक कांस्टेंट है। और जी को बोला जाता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट इज अ कैपिटल जी, कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसका नाम क्यों है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए है कि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि भाई इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू रिमेन्स, इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट इन होल यूनिवर्स, इन होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, कांस्टेंट होती है। समझ में आई बात? सो इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट इन होल यूनिवर्स, या किसी भी प्लेनेट पे आप जाओगे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इन अ यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। ठीक है, फिर हमने लिखा F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2, देन F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
तो यहाँ से आ जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, तो ये कांस्टेंट होगा G, कैपिटल G। तो आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर m1 क्या है, मास ऑफ बॉडी 1, m2 क्या है, मास ऑफ बॉडी 2, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ये जो दो बॉडीज है इनके सेंटर के बीच की, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस है वो r से डिफाइन करी है हमने, r दिया है उसको। ठीक है, जी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, इट बिकॉज इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट इन होल यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आई यहाँ तक बात, बोलो यस और नो। ठीक है, बताओ समझ में आया। कुछ भी आपको यहाँ से क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ जी, यानी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट निकाल के देखते हैं। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपको इक्वेशन क्या मिली, एफ इजिकल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एफ इजिकल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं कि भाई जी इजिकल टू एफ इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय m1 m2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लिख सकता हूँ ऐसा, आई कैन राइट दिस, एफ इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है, तो जी इजिकल टू कितना जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। अब यहाँ से हम ये फाइंड आउट करना है कि एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट ऑफ जी, तो एसआई यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये क्वांटिटी क्या है, एफ इंटू आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय m1 m2। ठीक है भाई, एसआई यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ दिस एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2, है ना। अब मुझे बताओ कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, बोलो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय, मास की क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, मास की क्या होगी, किलोग्राम, और दो बार है देखो, इस m1 के लिए किलोग्राम लिखोगे, फिर इस m1 के लिए किलोग्राम लिखोगे, तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। समझ में आया। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जी, एसआई यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। समझ में आई यहाँ तक बात। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है ना। जी जो है, जी क्या है, जी है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो जी की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, जी की वैल्यू क्या आती है एसआई यूनिट में। सो वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, बोलो समझ में आया यहाँ तक, यस और नो। कुछ भी कोई क्वेश्चन करना है आपको, कुछ क्वेश्चन करने हैं, पूछना है कुछ, नैतिक समझ में आया। हाँ यस सर। ठीक है बेटा, तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, है ना, मैं आपको शीट दूंगा एक क्वेश्चन की, वो शीट भी करेंगे अपन, जैसे जैसे टॉपिक होंगे साथ में क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, है ना। तो आप नोट्स की कॉपी बना लेना, एक जो शीट मिलेगी प्रॉब्लम शीट उसकी बना लेना। तो यहाँ तक हमारा ठीक है, डन हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डन कर लिया। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने अभी सॉल्व किया है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, एफ इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी हमने देख लिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसके बाद जी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय। सर आप इनके नोट्स भेज देना। बिल्कुल, डेली आपको नोट्स मिलेंगे, डेली आपको वीडियो अपडेट हो जाएगा, डेली आपको प्रॉब्लम शीट भी मिलेगी, है ना। तो उसकी आप चिंता मत करो, आप पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ये हमारा डन हो गया है ना। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो एफ है, इस एफ को क्या कहेंगे हम, व्हाट इज दिस एफ, दिस एफ इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ये एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने निकाला है न्यूटन्स लॉ से, ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपसे फॉर्मूला जब पूछा जाएगा, सो यू विल से दैट F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? F इजिकल टू G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पर? पहला पॉइंट, ये फोर्स जो होता है इसका नेचर कैसा होता है? अगर आपसे बात करें कि इसका नेचर कैसा होता है, तो नेचर कैसा होगा? बोलो, अट्रैक्शन का होता है कि रिपल्शन का होता है, या दोनों होते हैं? बोलो, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, या दोनों होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट क्या है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। जिन दो बॉडीज के बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या ध्यान रखना है? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है ये। दूसरा आपको सेकंड जो पॉइंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में जो मीडियम है उस पर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सी पॉइंट आपको जो लर्न करना है, ऐसे सी जो पॉइंट है इससे रिलेटेड, वो क्या है कि it follows inverse स्क्वायर लो। ठीक है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लो। इनवर्स स्क्वायर लो क्या होता है कि देखो, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो स्क्वायर हो गया और इनवर्स है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इनवर्स एंड स्क्वायर लो। समझ में आया? ये क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लो। समझ में आई बात यहां तक? और एक लास्ट पॉइंट और आपको बता देते हैं, इट इज अ डी पॉइंट आ गया ना अपना। ठीक है, डी पॉइंट और बताते हैं, इट इज अ सेंटर फोर्स। ठीक है, सेंटर फोर्स का क्या मतलब होता है ये बताते हैं आपको। तो आप देखो, ये जो F12 लग रहा है, ये कहाँ लग रहा है? इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी टू। सिमिलरली आप देखो F21 जो लग रहा है, F21 कैसे लग रहा है? इट इज ऑल्सो एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए। तो जो फोर्सेस ये लग रहे हैं, दीज फोर्सेस आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सेंटर फोर्स कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? सेंटर की तरफ एक्ट करते हैं, जैसे F12 भी एक्ट कर रहा है तो कैसे एक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसे F21 भी एक्ट कर रहा है तो F21 कैसे एक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सेंटर फोर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? सेंटर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट एक और बता देता हूं कि इट फॉलोज न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। और जो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है वो क्या होता है? एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, पता है आपको स्टेटमेंट क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ का? न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट पता है किसको? एक्शन रिएक्शन लॉ क्या होता है? बोलो। एक्शन रिएक्शन क्या लॉ होता है? कि देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, लॉ जो अपना होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है कि भाई देयर इज अ इक्वल इक्वल एंड अपोजिट, there is a equal and opposite reaction of every action। तो ये एक्शन और रिएक्शन का मतलब फोर्स ही होता है। ठीक है, इक्वल इक्वल क्या होगा बताओ मुझे? व्हाट इज इक्वल? इक्वल क्या चीज होती है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में आ रहा है?
यही होता है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ कि भाई इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। तो आप देखो यहाँ से जो हमारे फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, तो मैग्नीट्यूड तो उनका सेम था कि F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, F12 के बराबर है, पर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो सेम है जिसको आपने F मान लिया, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया। बट आप देखो कि F21 जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ F12 होता है, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गया, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ पर ये इक्वल मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने। और ये क्या शो कर रहा है आपको, दिस इक्वेशन इज शोइंग दैट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यही हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है। तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, ओके।